केमिस्ट्री का हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और ये तुम्हारा केमिस्ट्री 1 का फर्स्ट चैप्टर है। हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा कवर करके रखा है। सॉलिड स्टेट ये फिर से ये लेसन काफ़ी टेक्निकल है, इसमें इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। चीज़ें आसान करके ही दूंगा मैं तुम्हें, बट तुम्हारा काम ये रहेगा कि मैं जो कुछ चीज़ बता रहा हूँ अभी या जो कुछ सिखाने वाला हूँ अभी मैं, उस पर तुम्हारा 100% फोकस होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो मैं जब, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं होगा यहाँ पर, बट जब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, फिगर ड्रॉ करूँगा, तो मैं जिस पॉइंट पे तुमको फोकस करने बोल रहा हूँ तुम वहाँ पे अच्छे से फोकस करो, ठीक है। लेसन का नाम सॉलिड स्टेट है, मतलब यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फोकस सॉलिड स्ट्रक्चर पे ही रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि लिक्विड की जो बात है, गैसेस की जो बात है, लिक्विड की खास करके हम बात फिजिक्स में कर देते हैं। फिजिक्स में हम फ्रिक्शन इन लिक्विड पढ़ते हैं और जो भी प्रेशर रिलेटेड टर्म्स होते हैं लिक्विड के साथ, वो सब फिजिक्स में हम डील करते हैं। गैसेस का जो पार्ट है वो यूजुअली हम केमिस्ट्री में दूसरे लेसन्स में डील करते हैं, अलग अलग लॉ से गैसेस को लेकर। तो लिक्विड के बारे में अलग सा एक लेसन होता है, गैसेस से डील करने के लिए अलग सा एक लेसन होता है। और गैसेस को लेकर हमारे पास केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखा है बहुत सारी चीज़ें गैसेस के बारे में। उसी तरह से एक सेपरेट लेसन पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सॉलिड की। तो सॉलिड स्टेट की बात करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिड किसे कहते हैं। हालांकि ये सारे डेफिनेशन तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, बट ये सब चीज़ों से ही मैं चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा एक फाउंडेशन सही रहे, तुम्हारा अप्रोच सही रहे, तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में क्लैरिटी रहे तुम्हारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड बेसिकली होता क्या? इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर या बॉन्डेड टू ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे लिखता हूं मैं, इट इज दैट state of matter in which the constituent particles are bonded to each other with strong फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे FOA लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये मार्कर, ये एक सॉलिड है, इसके अंदर खास बात क्या है कि ये मार्कर के जो पार्टिकल्स या जिस पार्टिकल ने इस मार्कर को बनाया है वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सारे पार्टिकल्स ने, इस मार्कर के हर पॉइंट के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, तो यहाँ वहाँ जाने नहीं देते इस मार्कर को। अगर इस मार्कर को मैं फेंक दूँ तो फैलेगा नहीं, इसके पार्टिकल्स दूर चले नहीं जाएंगे, जैसे गैसेस में यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तुम लिक्विड को अगर डाल दो तो लिक्विड फैल जाता है, उसी तरीके से अगर इस सॉलिड को, कोई भी सॉलिड को ऑब्जेक्ट अगर तुम कहीं डालते हो तो फैलता नहीं है वो, क्योंकि वो सॉलिड जिस पार्टिकल्स का बना हुआ है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो एक दूसरे से दूर जाते नहीं है। तो ऐसा कोई भी स्टेट जहाँ पर तुम्हें नज़र आए कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखे हैं, उसी को हम कहते हैं सॉलिड। अब ये जो सॉलिड होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर से ये सारे प्रॉपर्टीज़ तुमने लोअर क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ ये सब चीज़ें ताकि आगे जाके फिर से प्रॉपर्टी आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ये क्या है। तो बेसिक तुमको क्या नॉलेज है सॉलिड के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी, जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी होता है, इट हैज फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ये मार्कर का, इस मार्कर को मैं इस रूम में पकड़ा,
इस रूम के अंदर इस मार्कर का एक फिक्स्ड शेप है, इसका एक साइज़ है और इसका एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या, इस रूम में जितनी जगह ये ले रहा है, ठीक है। अगर इस मार्कर को मैं अगर दूसरे रूम में लेकर जाओ तो वहाँ भी इसका शेप, साइज़ और वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तुम इसको बाहर कहीं पर लेकर जाओ, तुम इसको पानी में डाल दो, कहीं भी लेकर जाओ तो इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम मतलब इस मार्कर को स्पेस में जितनी जगह चाहिए उतनी जगह लगेगा ही लगेगा, तुम कहीं भी लेकर जाओ तो ये चेंज नहीं होता है। तुम इसको कोई भी कंटेनर के अंदर रख दो, उस कंटेनर के अंदर भी इसका शेप, साइज, सब कुछ, वॉल्यूम सब कुछ सेम रहेगा। तो सॉलिड की ये खास प्रॉपर्टी होती है। सेकंड, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो लो है। कंप्रेसिबिलिटी लो मतलब क्या, कि तुम इसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। आसानी से मतलब क्या, अगर मार्कर को लिया, दो फिंगर के बीच में रखकर मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आसानी से ये प्रेस नहीं हो रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, छोटा नहीं होता है। तो कोई भी सॉलिड की चीज़ ले लो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, उसको थोड़ा दबा लो, वो आसानी से कंप्रेस नहीं होता है। बट यहाँ पर मैंने कंप्रेसिबिलिटी लो बोला है, कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तुम, जाकर अगर ये मार्कर को बस के टायर के नीचे रखोगे और बस अपना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, तब ऑब्वियसली ये टूटेगा, तब ये कंप्रेस होगा या टूटेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि कंप्रेस ही नहीं होता है, बट कंप्रेस करवाने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। हम ये बात बोल रहे हैं कि नॉर्मली तुम इसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कोई भी सॉलिड की चीज़ें, बहुत सारे सॉलिड की चीज़ें हमारे आसपास है, तुम उसको दबा कर उसको कंप्रेस छोटा आसानी से नहीं कर सकते हो, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। तुमने अगर इस मार्कर को दबाया भी तो हल्का सा अंदर जा भी रहेगा, पर तुमको पता नहीं चल रहा है, हमको पता नहीं चलता। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेस हुआ है, बट हमें पता नहीं चल रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी हो भी सकती है, बट काफ़ी कम है, काफ़ी लो है, नेग्लिजिबल जैसा है, समझ में नहीं आता है हमको, ठीक है। बट हम ये नहीं बोल रहे कि सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल है, हम ये नहीं बोल रहे इसको कभी कंप्रेस कर ही नहीं सकते। तुम कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ना तो ये कंप्रेस होते होते एक टाइम पे टूट सकता है। जैसे मैंने बोला, बस के टायर के नीचे अगर तुम रख दोगे इसको तो ये पहला कंप्रेस होगा, दब जाएगा, फिर टूट जाएगा ये, ठीक है। तो कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं हो रहा है ये, तो कंप्रेसिबिलिटी लो होती है इसकी। थर्ड, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी लो है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, इस मार्कर को लेकर मैं ऐसा मोड़ रहा हूँ, इसको टर्न कर रहा हूँ, तो क्या ये बेंड हो रहा है क्या? अगर इसको दबा के ऐसे बेंड करने की कोशिश करो तो ये टूट जाएगा, बट ऐसा बेंड नहीं होगा। तुम एक तार ले लो, एक वायर ले लो, उसको जब तुम बेंड करते हो तो बेंड हो जाता है वो, तुम जो चाहिए उस चीज़ में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसको कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल है, तुम आसानी से उसको मोड़ सकते हो, ठीक है। बट सॉलिड की चीज़ों को आसानी से मोड़ नहीं सकते। तुम इसको पकड़ के सोचो कि इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हो दबा के, तो ये टूट जाएगा। तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है काफ़ी लो है। फोर्थ, इसका जो डिफ्यूजन पावर है वो भी लो है। डिफ्यूजन पावर लो होना मतलब क्या? अच्छा, इसके ऊपर के प्रॉपर्टीज तुमने सुन रखा है, तुमने पढ़ा है, तुमने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना है सॉलिड के प्रॉपर्टीज। डिफ्यूजन पावर लो होना मतलब क्या? डिफ्यूजन पावर लो मतलब ये फैलता नहीं है गैसेस के जैसे, लिक्विड के जैसे। जैसे तुमने परफ्यूम लिया और परफ्यूम को जब तुम स्प्रे करते हो तो गैसेस दूर तक जाता है, वो परफ्यूम का जो गैस है उसके अंदर वो दूर तक स्प्रेड होता है। और सिमिलरली अगर तुमने लिक्विड लिया और लिक्विड को डाल दिया तो वो भी कुछ एक सर्टेन एक्सटेंट तक, सर्टेन डिस्टेंस तक वो फैल जाता है। बट सॉलिड के केस में अगर तुम इस मार्कर को अगर ज़मीन पर अगर फेंक दोगे तो ये फैलता नहीं है, डिफ्यूज़ नहीं होता है। तो जो फैलने की जो प्रॉपर्टी होती है, स्प्रेड होने की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होता, आसानी से क्या हो ही नहीं रहा, हमको मिलता नहीं है कि ये फैल रहा है, तो ये इसका डिफ्यूजन हम कहते हैं लो है। देखो, हर प्रॉपर्टी को बता रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये लोअर क्लासेस का है। इस लेसन में हम ये सब चीज़ों को डील नहीं करते, बट ये बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड यूजुअली हम यूज करते हैं एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम इस लेसन में आगे जाके प्रूव भी करेंगे
क्यों इसका ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें हम प्रूफ करेंगे, ये खास करके ये पॉइंट। पर अभी फ़िलहाल याद रखना कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बारे में अगर बात करनी है तो सॉलिड दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी इतनी चीज़ याद रखो, क्यों हम इसको गुड कंडक्टर कहते हैं ये हमको अच्छे से समझ में आएगा एक बार हम इसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तब, सॉलिड के थर्मल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे तब। सिक्स्थ, it has high melting point and boiling point। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो होना ही था क्योंकि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखा है। तुम किसी को मेल्ट कर रहे हो, बॉईल करने को, मेल्ट करना मतलब क्या, तुम उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑलरेडी इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उस फोर्स को तुमको वीक करना है तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बॉईल होगा। मतलब बॉईल होना, मेल्ट होना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करने की बात कर रहे हैं, बट ऑलरेडी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको वीक करने के लिए तुमको काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड के बारे में जो तुम्हें लोअर क्लास में तुमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। यहाँ पे बस एक शॉर्ट में तुमको सॉलिड का डेफिनेशन और उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज हमारे पास है वो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। तो ठीक से इनको लिख लो और ठीक से इनके बारे में सोचो, और वीडियो को सिर्फ भगाओ मत आगे, थोड़ा पॉज लेकर समझ के चीज़ों को पढ़ो और फिर आगे जाओ। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। चलो, सॉलिड क्या होता है उसका बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया। अब हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स है जिसके बीच का फ़र्क मैं सिखाने वाला हूँ अभी, बट आने वाले लेसन में इसमें से एक ही टाइप पर हमारा फोकस रहेगा, पूरा लेसन एक ही टाइप से डील करने वाला है। तो दो टाइप के जो सॉलिड्स हमारे पास है वो है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एक है क्रिस्टलाइन, दूसरा है एमॉर्फस। अब इनके बीच का डिफरेंस तुमको बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तुमको इनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक एक डिफरेंस को बहुत आराम से समझाऊंगा, तुमको ठीक से समझना, ठीक से सुनना, फिर पॉज करो, फिर पीछे जाके फिर सुनना, ये करते रहो जब तक बात दिमाग में ना बैठे। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो तुम्हारे पास तो कॉन्टैक्ट नंबर है ही, कॉल करो और पूछो मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को इनको जो डिस्क्रिमिनेट करता है या इनको डिस्टिंग्विश करता है, तो ये क्या है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो ये है कि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for a long range, जबकि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for short रेंज। इसका मतलब क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब तुम देखते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, हर सॉलिड या हर मटेरियल किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। तो अगर तुमको क्रिस्टलाइन हो या एमॉर्फस हो, तुमको ऐसा लगेगा कि वो एटम्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, बट ये जो प्रॉपर सीक्वेंस में जो अरेंज्ड है वो क्रिस्टलाइन में भी नज़र आता है और एमॉर्फस में भी नज़र आता है। बट क्रिस्टलाइन में जब हम एटम्स को स्टडी करते हैं, अंदर जो एटम्स से जो बने हैं उनको जब एनालाइज करते हैं, मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल से वो सॉलिड बना है वो प्रॉपरली अरेंज्ड है फॉर अ लॉन्ग रेंज। मतलब क्या, देखो इधर कि एज्यूम करो हमारे पास एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके अंदर तुमको ये पैटर्न समझो देखने मिला कि तुमको एक तरफ ये एक एटम है, उसके जस्ट नेक्स्ट दूसरा एटम है, फिर तीसरा एटम है, फिर चौथा एटम है, फिर समझो पांचवा एटम है, फिर दो एटम के बीच में एक एटम है, फिर ये दो एटम के बीच में एक एटम है, ये दोनों के बीच में एक एटम है, ये दोनों के बीच में एक एटम है।
उसके बाद समझो जो तीसरा रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, समझो तीसरा रो है जो जस्ट इसके नीचे है, यहाँ पर एक एटम है, दूसरा एटम ये पहले वाला, मतलब तीसरा रो पहले जैसा है, जैसे यहाँ पर ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये, और फिर फोर्थ रो ये सेकंड के जैसा है, मतलब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में। अगर मैं तुमको ये पूछूं अब नेक्स्ट रो कैसा रहेगा, तो फर्स्ट रो देखो 1 2 3 4 5, सेकेंड रो दो एटम के बीच में एटम रखा है हमने, फिर थर्ड रो किसके जैसा है, फर्स्ट रो के जैसा है, फोर्थ रो किसके जैसा है, सेकंड के जैसा है। अगर मैं तुमको बोलूँ इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करो तो इसके बाद वाला रो किसके जैसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो के जैसा दिखेगा, क्योंकि पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा रखना है, फिर से इनके बीच में रखना है, फिर नेक्स्ट रो फिर इसके एग्जैक्ट नीचे आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इसके नीचे आएगा, फिर एग्जैक्ट इसके नीचे आएगा, फिर एग्जैक्ट इसके नीचे आएगा। तो तुम अगर इसको देखोगे तो तुमको एक प्रॉपर पैटर्न नजर आएगा। इधर क्या पैटर्न है कि पहले 5 एटम को रखो, फिर 5 एटम ने जो गैप बनाया उसके बीच में 4 रखो, उसके बाद क्या फिर से 5 एटम रखो जैसे पहले में रखा था, फिर से उनके गैप के बीच में 4 रखो, फिर से क्या करो फिर से 5 एटम रखो जैसे पहले रखा था, फिर उनके बीच में जो गैप है उसके बीच में 4 एटम रखो। इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक तुमको एक प्रॉपर पैटर्न नजर आ रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने बोला इसके बाद वाला रो बना के दिखाओ तो तुम कैसे बनाओगे, ये 5 एटम है उनके बीच में तुम 4 रख दोगे। इस प्रोसेस को तुम कंटिन्यूअसली करते रह सकते हो। तो ये क्या है, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है। मतलब इसके बाद कौन सा रो कैसा दिखेगा ये हम डायरेक्टली बोल सकते देखकर, क्योंकि ऊपर से मुझे पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर हम जब देखते तो क्या नजर आ रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है एटम का, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है एटम का, कि हमको पता है कि प्रॉपरली अरेंज्ड है एटम्स, और ये कहाँ तक है, फॉर अ लॉन्ग रेंज। ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये काफी दूर तक ऐसे ही रहेगा, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। एमॉर्फस में भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पर भी समझो स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर इनके बीच में एटम है यहाँ पर, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ऊपर 5 एटम रखे, उनके गैप में हमने 4 एटम रखे। फिर तीसरा रो एग्जैक्टली इसके नीचे देखो, मतलब जैसा फर्स्ट रो था वैसे मैंने थर्ड रो बना दिया। तो देखो जैसे 5 एटम रखा उनके गैप में 4 रखा, इधर भी 5 एटम रखा उनके गैप में 4 रखा। फिर तीसरा रो कैसे बनाना है, पहले जैसा हमने बना दिया, बट फोर्थ रो फिर बनाना है। फोर्थ रो कैसे बनता है, ये 5 के बीच में रखो, बट जब हम नोटिस करते तो समझो 5 के इधर एक एटम है, फिर इधर खाली है, फिर इधर एक एटम है, उसके बाद नेक्स्ट रो में इधर एटम है, इधर एटम है, इधर एटम है 3, फिर गैप है और इधर 5वां एटम है। फिर समझो नेक्स्ट रो में इधर एटम है, इधर एटम है, 3 4 5 ऐसे बैठे एटम। अब क्या नजर आ रहा है तुम्हें, यहां पर और यहां पर क्या फर्क दिख रहा है, यहां पर भी रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा था स्टार्ट में, पहले 5 रखना है और 5 के गैप में तुम्हें 4 रखना है, फिर 5 रखो उनके गैप में तुमको 4 रखना है, फिर 5 रखो उनके गैप में 4। तो रेगुलर अरेंजमेंट भी नजर आ रहा है और एक कंटिन्यू से लॉन्ग रेंज तक दूर तक ऐसे ही अरेंज है। यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट स्टार्ट तो हो रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ 5 रखना है, फिर गैप में 4 है, फिर 5 है, फिर गैप में 4 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट तो दिख रहा था, पर कहाँ तक दिखा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो तक एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखा, उसके बाद रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, कहीं भी एटम रखे हुए प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे। तो ये है फर्क कि इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है, इसमें भी दिखता है, बट इसका रेगुलर अरेंजमेंट एक काफ़ी दूर तक नज़र आता है, बट इसमें रेगुलर अरेंजमेंट दूर तक नज़र नहीं आता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल जैसे समझो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की मैं 2 मटेरियल बताता हूँ। एक है कैल्शियम कार्बोनेट से चॉक बनता है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट से मार्बल बनता है। अब मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और चॉक जो ब्लैक बोर्ड पे जो चॉक यूज करते हैं वो चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। अब दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है,
सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, बट मार्बल बहुत हार्ड है और चौक तो आसानी से टूट सकता है। तो इनमें फर्क क्या है? मार्बल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मार्बल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड है फॉर अ लॉन्ग रेंज। बट एमोर्फस के अंदर जैसे चौक, चौक एमोर्फस का एग्जांपल है, इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट के एटम्स है, बट वो कैसे अरेंज्ड है? स्टार्ट में रेगुलर, फिर बाद में लॉन्ग रेंज तक ये प्रॉपर अरेंजमेंट नजर नहीं आता है। तो फर्क समझ में आ गया तुम्हें? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में एटम्स अलग अलग नहीं, वैसा कंपैरिजन नहीं चल रहा है। सेम पार्टिकल्स, इधर भी पार्टिकल सेम, इधर भी पार्टिकल सेम। तो फर्क क्या है? फर्क है उनके अरेंजमेंट कहाँ तक है, प्रॉपर अरेंजमेंट कहाँ तक देखने मिलता है। क्रिस्टलाइन के अंदर अरेंजमेंट जो रेगुलर एक प्रॉपर पैटर्न नजर आता है, बट कहाँ तक? लॉन्ग रेंज तक। बट एमोर्फस के अंदर वही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ तक? काफ़ी शॉर्ट रेंज तक दिखता है, लॉन्ग रेंज तक नहीं दिखता है वो, इसलिए चौक आसानी से टूट रहा है। मतलब जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट दिखे और लॉन्ग रेंज तक दिखे वो मटेरियल एकदम हार्ड होगा, उसको हम क्रिस्टलाइन बोलेंगे। जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट दिखे, फॉर शॉर्ट रेंज दिखे, वो हार्ड नहीं होता है, वो आसानी से टूटता है, उसी को हम एमोर्फस बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का चेयर एमोर्फस होता है, ग्लास एमोर्फस होता है, आसानी से टूटता है। ग्लास को अगर नीचे डालोगे तो आसानी से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। प्लास्टिक आसानी से बेंड होता है। क्यों हो रहा है सब चीज़ें? क्योंकि उसके अंदर मटेरियल जो है प्रॉपर अरेंजमेंट में काफ़ी दूर तक नहीं है, कुछ कुछ जगह पे ठीक से अरेंज है, कुछ कुछ जगह पे ठीक से अरेंज नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हें जानना है तो कैल्शियम कार्बोनेट याद रखो। कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाला जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाला जो चौक है वो एमोर्फस सॉलिड है। दोनों में फ़र्क क्या कि दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट ही है, बट एक में प्रॉपर अरेंजमेंट है फॉर अ लॉन्ग रेंज, एक में अरेंजमेंट है बट लॉन्ग रेंज तक वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, बीच बीच में गैप, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पूछूं बताओ नेक्स्ट रो कैसा रहेगा, तुम नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि तुम्हें कोई पैटर्न नजर ही नहीं आ रहा है। स्टार्ट में तुम्हें लगा एक पैटर्न है कि पहले 5 रखना है, फिर बीच में 4 रखना है, फिर 5 रखना है, फिर बीच में 4 रखना है, ऐसा तुमको लगा। बट अभी अगर इस सिचुएशन में बोलो नेक्स्ट बताओ तो तुमको लगेगा ये पैटर्न आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, मतलब इसके नेक्स्ट वाला रो तुम नहीं बता सकते हो, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुम बता सकते हो। तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या रखना है, इसके बाद कैसे एटम्स को रखना है, उसके बाद कैसे रखना है, इसके बाद कैसे रखना, तुमको पता है इधर 5 रखा है तो इनके बीच में 4 रखना है। तो यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक नहीं होता है। यह है फर्स्ट डिफरेंस किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमोर्फस सॉलिड का। ठीक से लिखो इसे। अब सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकेंड डिफरेंस में जैसे फर्स्ट में हमने बोला एक रेगुलर अरेंजमेंट है लॉन्ग रेंज के लिए और आसानी से टूटता नहीं है वो, इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। हम इसको ट्रू सॉलिड बोलेंगे क्योंकि एक्चुअल में रेगुलर अरेंजमेंट टूटता नहीं है आसानी से, तो सच में ट्रू सॉलिड हो गया वो। और ये एमोर्फस सॉलिड जो है इसको हम बोलेंगे सूडो सॉलिड। सूडो मतलब फेक, लगता है सॉलिड है बट एकदम सच में सॉलिड जैसा है नहीं वो। जैसे चौक हम बोलेंगे उसको अभी भी सॉलिड ही बोलेंगे, बट कैसा वाला सॉलिड है? आसानी से टूट जाता है वो। पर क्रिस्टलाइन वाला आसानी से नहीं टूटता है, काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जब हम बोलते हैं कि सॉलिड में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो नज़र आता है हमें, टूटता नहीं है जल्दी। बट एमोर्फस सॉलिड के अंदर है कांस्टेंट पार्टिकल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है बट आसानी से टूट भी रहा है। मतलब एक एक्चुअल में ट्रू सॉलिड लग रहा है, एक सूडो सॉलिड के अपीयर होता है बट है नहीं, टूट जाता है आसानी से। तो ये फर्क है दोनों में, ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। थर्ड, ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा है? शार्प है। शार्प का मतलब क्या मैं बताता हूं। और यहां पर द मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प,
या मेल्टिंग पॉइंट एक लॉन्ग रेंज तक चलता है, मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर मैं बोलूँ, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हमने उठाया, जैसे मार्बल हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, और मैंने बोला कि मार्बल का जो मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री है, देखो 120 डिग्री है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 120 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। जब मैं कहता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 120 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। बट एमॉर्फस सॉलिड में, फॉर एग्जांपल हमने प्लास्टिक की चेयर ले ली, प्लास्टिक का चेयर जो है एमॉर्फस होता है, अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है, अगर किसी ने बोला एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होता, वो पूरा का पूरा प्लास्टिक चेयर मेल्ट नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और 100 से लेकर समझो 150 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट होते रहता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हम कहते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस पे पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा। एमॉर्फस सॉलिड में जब हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है, पर पूरा मेल्ट नहीं होता है, वो धीरे 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 करके मेल्ट होता है, और उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाता है। मतलब हम यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब 100 पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, 150 डिग्री सेल्सियस तक जाके पूरा मेल्ट होता है। प्लास्टिक का चेयर तुम कभी बर्न करो, जलाओ मत, बस बता रहा हूँ मैं, अगर तुम कभी उसको बर्न होते हुए देखो, जलते हुए देखोगे, तुम ये चीज़ नोटिस करोगे, वो जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होता है, धीरे 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 करके मेल्ट होता है। तो मतलब जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर पे मेल्ट होना बस स्टार्ट होता है वो, बट उसी टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट नहीं होता, वो ओवर अ लॉन्ग रेंज वो मेल्ट होते रहता है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट होते रहता है। तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है क्या एमॉर्फस में? नहीं है। बट क्रिस्टलाइन में जब हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने बोला कि ये मार्बल मेल्ट होगा, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे पूरा मार्बल मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होना स्टार्ट होगा, पर पूरा मेल्ट नहीं होगा, धीरे धीरे करके मेल्ट होते रहता है, टेम्परेचर भी राइज होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट का फिक्स टेम्परेचर थोड़ी है हमारे पास, हम बोलेंगे 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूरा जाके मेल्ट होता है। तो एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कहाँ पर? एमॉर्फस सॉलिड के केस में। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये थर्ड डिफरेंस है इसका, लिख लो ये दोनों। चलो अभी नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है तुमको, बट जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको उसी तरह से सोचो। मैं इस पर एक एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल अगर तुम्हें समझ में आ गया तो चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो अनाइसोट्रॉफिक होता है, अनाइसोट्रॉफिक होता है, और एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉफिक होता है, आइसोट्रॉफिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड अनाइसोट्रॉफिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉफिक होता है। ये वर्ड शायद तुमने पहले सुना नहीं होगा, पर था, पहले भी था, 11th में भी थे ये वर्ड्स। पर क्या है इसका मतलब, पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनाइसोट्रॉफिक क्या होता है? अनाइसोट्रॉफिक मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different physical properties in different direction, यहां पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, in different direction, मतलब क्या? एग्जाम्पल देखो, समझो यहां पर
क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्ट्रक्चर दिया है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिया है तुमको। क्रिस्टल मतलब कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है। समझो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर के बॉल्स एक व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल इनको लेकर मैंने एक अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। समझो यहाँ पर, समझो ये व्हाइट, पहले मैं अरेंज करता हूँ फिर नाम देता हूँ इनको। देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक रेगुलर पैटर्न है। जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया, 5 बॉल रखे, उसके नीचे 4 बॉल रखा है, उसके नीचे 5 बॉल रखा है, उसके नीचे फिर 4 बॉल रखा है, तो इसके नीचे फिर 5 बॉल फिर 4 बॉल, इस तरह से हम प्रॉपर अरेंजमेंट है जो कि क्रिस्टलाइन है। ये अनाइसोट्रॉफिक है। एज्यूम करो ये जो मैंने रखे एटम्स, एटम्स या फिर समझो मैंने बॉल रखा है, ये समझो व्हाइट बॉल है, फिर ब्लैक बॉल, फिर व्हाइट बॉल, फिर ब्लैक बॉल, फिर व्हाइट बॉल। यहाँ पर वैसे ही समझो व्हाइट बॉल फिर ब्लैक बॉल फिर व्हाइट बॉल फिर ब्लैक बॉल। यहाँ पर व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल फिर व्हाइट ब्लैक फिर व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। तो व्हाइट और ब्लैक बॉल्स को यूज करके मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पर। ये अनाइसोट्रॉफिक है। क्यों अनाइसोट्रॉफिक है, ठीक से देखना। अनाइसोट्रॉफिक इसलिए है यहाँ पर कुछ जगह पर तुमको कुछ गड़बड़ दिखे। क्या गड़बड़ है, उनका कहना डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कोई भी एक फिजिक्स का कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को हमको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल समझो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, हम लाइट एमिट करेंगे और लाइट क्या होगा, बेंड होगा। लाइट को सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे और वो बेंड होगा। उनका कहना है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। मतलब मैं यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा हूँ वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उनका कहना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर डिफरेंट आएगा अलग अलग डायरेक्शन में। अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर अलग अलग आएगा। मतलब क्या, देखो सुनो, मैंने लाइट को अगर यहां से इंसिडेंट किया, लाइट को अगर मैंने यहां से इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, लाइट कितना बेंड होता है उसकी ताकत मुझे मेजर करना है। अब लाइट जब इस सरफेस पे हिट करेगा, ये सरफेस का सीक्वेंस देखो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ये सीक्वेंस में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब लाइट हिट करेगा तो लाइट बेंड होगा और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लिख दिया, कितना बेंड हुआ वो मैंने लिख लिया। अब मैं लाइट को लेकर आया और लाइट को मैं अलग तरीके से एमिट कर इंसिडेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, इधर यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट किया ऐसा, और मुझे चेक करना है कि लाइट कितना बेंड करता है। यहाँ पर जब मैंने लाइट को हिट किया था, यहाँ पर सीक्वेंस देखो कैसा था, पहले व्हाइट बॉल फिर ब्लैक बॉल फिर व्हाइट बॉल फिर ब्लैक बॉल फिर व्हाइट बॉल, ये सीक्वेंस था। और वो सीक्वेंस के थ्रू जो भी लाइट बेंड हो रहा था वो हमने कैलकुलेट करके रखा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिख के रखा। यहां पर जब मैंने लाइट को इंसिडेंट किया है तो ये सीक्वेंस को ठीक से देखो, व्हाइट बॉल है फिर ब्लैक बॉल है फिर से ब्लैक बॉल है और फिर व्हाइट बॉल है। मतलब ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस अलग है। मतलब जब यहाँ पे लाइट को हिट करूंगा तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा, क्योंकि इस रो में, इस जगह पर, इस रास्ते पे जो मटेरियल है सेम सीक्वेंस में है क्या, नहीं है। तो लाइट का बिहेवियर भी अलग रहेगा। मतलब यहाँ पे जब मैंने हिट किया उसने बेंड किया और उसका आंसर आया समझो 1.2। यहाँ पर जब मैं लाइट को हिट करूंगा तो उसका आंसर 1.2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस था सेम सीक्वेंस इधर नहीं है। इधर व्हाइट बॉल ब्लैक का है फिर व्हाइट है फिर ब्लैक है, इधर व्हाइट है फिर ब्लैक बॉल है फिर से ब्लैक बॉल है फिर व्हाइट है। मतलब सीक्वेंस बिगड़ गया कि नहीं। मतलब अब समझो क्यों इसको अनाइसोट्रॉफिक बोल रहे हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमने कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा स्टडी कर रहा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर कुछ और आ रहा है। लाइट को जब यहाँ से भेज रहा हो तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर कुछ और आ रहा है। और क्यों आ रहा है मैंने तुमको अभी बताया कि यहाँ पर सीक्वेंस अलग है। जब लाइट इधर से पास होने की कोशिश करेगा तो बिहेवियर अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल अलग सीक्वेंस में अरेंज्ड है और यहाँ पे अलग तरीके से अरेंज्ड है। तो पूरा स्ट्रक्चर भले ही क्रिस्टलाइन हो, प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हो, बट क्या नजर आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का आंसर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आ रहा है।
ये जो मैंने अभी समझाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर, यहाँ पर इसे पॉज करो, मुझे पता है तुम क्या करोगे, बस सुनते रहोगे तुम। यहाँ पे पॉज करो, फिर पीछे जाओ और फिर से एनालाइज करो मैंने क्या बात बोली थी, क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या बोला, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर यहाँ पर किस तरह से हमने इस चीज़ को प्रूव किया है। थोड़ा पीछे जाओ, फिर सुनो और फिर आगे का देखो। चलो, ये तो बात हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रॉफिक है। एमॉर्फस के बारे में हमने बोला ये आइसोट्रॉफिक है, मतलब क्या, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से तुम लाइट को एमिट करो सेम दिखेगा, क्यों, क्योंकि पहली चीज तो ये प्रॉपरली अरेंज्ड ही नहीं है। यहाँ पर देखो वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक है, फिर ब्लैक ब्लैक वाइट, तो कहीं भी कुछ भी अरेंज्ड है, किसी भी तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज्ड है। मैं लाइट को जब इधर से एमिट करता हूँ, लाइट को जब इधर से एमिट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, वाइट बॉल भी है ब्लैक बॉल भी है, वाइट भी दिख रहा है ब्लैक भी दिख रहा है। यहाँ से अगर लाइट को एमिट करूँ तो यहाँ भी किसका कलेक्शन है, कुछ वाइट भी है ब्लैक भी है, सब एक साथ आए हैं, प्रॉपरली अरेंज नहीं है चीज़ें। तो यहाँ पर जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वही चीज़ इधर भी नोटिस करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पर वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि कहीं पर भी कुछ भी वाइट रखा है ब्लैक रखा है, यहाँ पर भी कहीं पर भी वाइट रखा है कहीं पर भी ब्लैक रखा है। तो लाइट को इधर से एमिट कर रहा हो तो कुछ भी अरेंजमेंट लग रहा है, यहाँ से एमिट कर रहा हो तो भी कुछ भी अरेंजमेंट है। तो कहीं से भी, मतलब कहीं से भी देखो तुमको क्या दिख रहा है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आ रही है इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको मैं समझाता हूँ एज एन एग्जाम्पल, समझो, और ये एग्जाम्पल अगर दिमाग में बैठ गया तुमको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तुम किसी शादी में अटेंड कर रहे हो, दो शादी की बात करता हूँ मैं। तुम पहली शादी में गए, पहली शादी में गए, जैसे तुम अंदर एंटर हुए, जैसे एंटर हुए वहाँ पर एक तरफ सारे फीमेल्स बैठे हैं, एक तरफ सारे फीमेल्स बैठे हैं, और एक तरफ सारे मेल बैठे हैं, और एक तरफ सारे बच्चे बैठे हैं, बराबर। प्रॉपर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, और लॉन्ग रेंज तक एक ठीक से चीज़ों को अरेंज किया है, क्रिस्टलाइन। वो कैसा अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन। जब तुम अंदर गए, तुमने इस तरफ देखा तो तुमको क्या दिख रहा है, सारे आदमी बैठे। पहली चीज तो क्रिस्टलाइन वाले एग्जांपल में आएगा, क्यों, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, और लॉन्ग रेंज तक अच्छे से अरेंज्ड है। अब तुम अंदर गए, अंदर जाके तुमने इस तरफ देखा, तुमने क्या देखा, सारे आदमी बैठे हैं। तुमने इस तरफ देखा, सारे फीमेल्स बैठे हैं। मुझे बताओ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पर जब तुमने देखा तो सारे आदमी थे, यहाँ पर जब देखा तो सारे फीमेल्स थे, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा है कि नहीं। इस डायरेक्शन में अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे सारे आदमी है, सारे मेल है, और इस तरफ सारे फीमेल है। पर अरेंजमेंट रेगुलर था कि नहीं था, रेगुलर अरेंजमेंट था, इसलिए क्रिस्टलाइन। बट जब तुम यहाँ देख रहे हो तो यहाँ का प्रॉपर्टीज अलग है, यहाँ पे सारे आदमी लोग बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हो सारे फीमेल्स बैठे हैं। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, रेगुलर अरेंजमेंट है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग नजर आ रही कि नहीं आ रही है तुमको। ये एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो बात एकदम क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, बट यहाँ देख रहे हो तो सारे आदमी दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हो तो सारे फीमेल्स दिख रहे हैं, पीछे देख रहा हो तो सारे बच्चे दिख रहे हैं, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट है बट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आ रही है मुझे। ये है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस का एग्जाम्पल, दूसरी शादी अटेंड करने गए, वहाँ पर किसी भी तरह का अरेंजमेंट नहीं, मतलब क्या, आदमी मेल फीमेल बच्चे सब साथ में दिख रहे। यहाँ भी मेल फीमेल बच्चे सब साथ में है, कहीं भी देखो सब एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, एक दूसरे के साथ में है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है क्या, नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो एमॉर्फस सॉलिड हो गया, बराबर। अब ये प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तुमने इस तरफ देखा, क्या दिखा तुमको, वहाँ पे आदमी भी दिख रहे, फीमेल्स भी दिख रहे और बच्चे भी दिख रहे। इस तरफ देखा, इधर भी आदमी दिख रहे, इधर भी फीमेल्स दिख रहे, इधर भी बच्चे दिख रहे। तो एमॉर्फस है क्योंकि अरेंजमेंट नहीं, बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इधर भी देखा तो आदमी बच्चे और सब साथ में, इधर भी देख रहे हो तो आदमी बच्चे और सब साथ में, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट ये एमॉर्फस है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सब डायरेक्शन में सेम ही दिख रहा है। इधर भी कलेक्शन ऑफ मेल फीमेल एंड किड्स या चिल्ड्रन, जो भी, यहाँ भी मेल फीमेल एंड किड्स है, समझ में आ रहा है। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब वो एमॉर्फस है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सब जगह सेम देखने मिलता है, यहाँ पर अलग अलग देखने मिलता है, दो रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर ये शादी वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बात एकदम पॉइंट पे बैठ जाएगी तुम्हारे कि अनाइसोट्रॉफिक क्या होता है और आइसोट्रॉफिक क्या होता है।
पॉज करके ये जो शादी वाला एग्जाम्पल है ना, इसको समझो, इस पर सोचो, तुमको बात एकदम क्लियर हो जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, अनाइसोट्रॉफिक क्या होता है, आइसोट्रॉफिक क्या होता है। तो पॉज करके पीछे जाके फिर समझो और उसके बाद ये नोट डाउन करो, लिख लो इसको अच्छे से। चलो, होप कर रहा हूँ कि तुमने सोचा इसके ऊपर। अभी बस लास्ट का डिफरेंस मतलब कुछ एग्जांपल्स देख लेते क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स क्या है और एमॉर्फस के एग्जांपल्स क्या है। ठीक से देखना, ये एग्जांपल्स है, हम इन एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर तुमको किसी ने पूछा क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा NaCl हो। NaCl नमक के अंदर सारे NaCl प्रॉपर पैटर्न में अरेंज रहता है। जो भी तुम NaCl जब मिलता है, नमक जब हमको मिलता है पानी में से, वो जो रहता प्रॉपरली अरेंज रहता, सब कुछ रेगुलर पैटर्न रहता फॉर अ लॉन्ग रेंज। तो NaCl हो तुम्हारा, जो जैसे मैंने बोला मार्बल इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है। एमोर्फस के एग्जाम्पल जैसे हो गया रबर सॉलिड है बट एमोर्फस सॉलिड है, आसानी से टूटता है, उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। रबर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, ये सारे एमोर्फस सॉलिड है। तो जो भी मैंने प्रॉपर्टीज ऊपर गिना है वो सारे प्रॉपर्टीज इस पर बैठ जाते हैं, इन पर। और क्रिस्टलाइन के प्रॉपर्टीज के एग्जांपल ये है। यहाँ पर एग्जांपल कम दे रहा हूँ क्योंकि कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद पूरा जो लेसन है उसमें हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करने वाले हैं, एमोर्फस सॉलिड जो है वो स्टडी नहीं करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा लेसन जो है वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बेस्ड है, एमोर्फस सॉलिड का कोई लेना देना नहीं है इस लेसन में। बट क्रिस्टलाइन को अगर अच्छे से समझना है तो एमोर्फस के साथ कंपेयर करके समझना था, तो हमने इनके बीच का डिफरेंस क्लियर कर दिया। तो आने वाले लेसन में, आने वाले लेक्चर में पूरा जितना भी सॉलिड स्टेट इसके बाद हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रख लो, इसलिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लिख लो।